अचानक नींद से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर से आती शोरगुल की आवाज मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। यह आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी सास के कमरे के दरवाजे के बाहर रुककर अंदर क्या हो रहा है इस बात का जायजा लेने लगी। अंदर का नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मेरा पति मेरी सास के बाल कसकर पकड़े हुए था और उन्हें न जाने क्या क्या धमकियां दे रहा था। मैं आंखें फाड़े ये सारा नजारा देखने लगी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी सास बेचारी रोनी सूरत बनाए खुद को अपने बेटे से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब मेरे कुछ होश ठिकाने हुए तो मैं तुरंत ही आगे बढ़ी। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें। मैंने अपनी सास को अपने पति से छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे पति ने झटके से सास के बाल छोड़े और एक खराब सी गाली देकर गुस्से में चीजों को इधर उधर ठोकर मारता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। मेरी सास ने रोते हुए मेरा बाजू कसकर पकड़ा और कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। उनकी दर्दनाक आवाज सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मैं सोचने लगी कि कोई बेटा अपनी सगी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। माँ जी, मैं आपके लिए अभी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी और तुरंत ही चारपाई पर बिठाया और फिर अपने पति की तलाश में बाहर निकल आई ताकि उससे इस बारे में बात कर सकूं। मगर मेरा पति घर से बाहर निकल चुका था। मैं हैरान और परेशान चूल्हे के आगे खड़ी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो मंजर मेरी नजरों के सामने बार बार तैर रहा था। मैं बहुत बेचैन थी। मुझे अपने पति की हरकत किसी भी तरह से स्वीकार नहीं थी। मैं गरम गरम नाश्ता बनाकर अपनी सास के लिए लेकर गई तो उनके गालों पर लुढ़कते हुए आंसू देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। माँ जी, आप नाश्ता कर लीजिए। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू साफ किए और नाश्ता उनके सामने रख दिया। वो चुपचाप एक एक निवाला अपने मुंह में डालने लगी। मैं तेजी से उठकर बाहर निकल आई क्योंकि मेरी अपनी आंखों से भी आंसू बहने ही वाले थे। मैं कमरे में टहल टहल कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उससे बात किए बिना मुझे सुकून नहीं आने वाला था। मेरा नाम नंदिनी है। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मगर वे अच्छे परिवार से रिश्ता रखते थे। दोनों ही काफी सादे और ईमानदार थे। पापा को जहाँ अपने परिवार की परंपराओं का बहुत ख्याल था, वहीं मेरी माँ में सलीका और गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। हम गरीब जरूर थे, मगर ईमानदार लोग थे। पापा ने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की थी कि हम बहन भाइयों को न सिर्फ अच्छे से पाला बल्कि अच्छी पढ़ाई भी करवाई। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही अपने हालात का रोना किसी के सामने रोया। घर में बेशक हमने चटनी से रोटी खाई या फिर पानी से, मगर मेरी माँ ने कभी भी अपने मायके या ससुराल के सामने अपने हालात को लेकर कोई शिकायत नहीं की। मम्मी का कहना था कि किसी को भी अपने हालात बताने का मतलब ये है कि आप उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं। इसीलिए कभी भी अपने बुरे हालात का जिक्र किसी से मत करो, बल्कि मेहनत और लगन से अपने हालात को खुद बदलने की कोशिश करो। मम्मी पापा की इस तरह की बातें और हमारे रहन सहन का तरीका देखकर हम सब बहन भाइयों का व्यवहार भी मम्मी पापा जैसा ही था। उन्हें झूठ बोलना और गलत काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए हम भी उनके सामने झूठ बोलने से कतराते थे और कभी भी किसी बात के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते थे। मम्मी ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे संस्कारों के साथ की थी। मैं क्योंकि घर में बड़ी थी, इसलिए मम्मी का व्यवहार और आदतें मुझ में ज्यादा आई थीं। मैं स्कूल से आने के बाद मम्मी के घर के कामों में मदद करती और छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाया करती थी। मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश होती थी क्योंकि मैं उनकी आज्ञाकारी बेटी थी। मम्मी पापा खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने हम सब बहन भाइयों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और हम सब हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे। परिवार में किसी को भी मालूम नहीं था कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, बल्कि सब हमें खाते पीते लोग ही समझते थे। जबकि महीने का गुजारा मम्मी जितनी मुश्किल से करती थीं, उसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से होता था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो मम्मी पापा की इजाज़त लेकर एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। उनका कहना था कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूं
और आगे पढ़ाई जारी रखूं। मगर मैं देख रही थी कि मेरे बहन भाइयों के बड़े होने के साथ घर के हालात और भी बुरे होते जा रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई और घर के खर्चों पर अब ज्यादा पैसा लगने लगा था। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने पिता का सहारा बनूं। मैं देख रही थी कि पापा की तबीयत भी कुछ दिनों से काफी खराब रहने लगी थी, मगर वो फिर भी इसकी परवाह किए बिना मेहनत करते रहते थे। मम्मी घर में छोटे मोटे काम करके कुछ अलग से पैसे कमा लेती थीं, मगर वो आमदनी हमारे बढ़ते खर्चों के लिए काफी नहीं थी। अब हमें और ज्यादा आमदनी की जरूरत थी और इसके लिए मुझे ही आगे आना था, क्योंकि मेरा भाई घर में सबसे छोटा था और फिलहाल उस जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं मम्मी पापा का बेटा बनकर दिखाऊंगी। मम्मी पापा ने मेरी जिद देखकर मुझे इजाजत दे दी। मैंने पास के ही एक स्कूल में नौकरी कर ली। मेरी सैलरी बहुत अच्छी तो नहीं थी, मगर कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर था। उसी सैलरी से मैं अपने कुछ घरेलू खर्चों को भी निकाल रही थी। जब मैंने अपनी पहली सैलरी पापा को देने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो बेटी के पैसे अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये बात मम्मी ने भी कही थी कि तुम ये पैसे अपनी शादी के लिए जोड़ लो। हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें कोई अच्छा सा दहेज दे सकें। तुम अपनी मर्जी से अपनी जरूरत की चीजें ले लिया करना। मैंने कुछ पैसों की कमेटी भी डाल दी थी और बाकी पैसे घर के बड़े हुए खर्चों में लगा दिए थे। घर के मामलात में मम्मी पापा का हाथ बटाने की मैं कोशिश करती थी। ये मामूली सी कोशिश थी। मैं अक्सर अपने बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी कर दिया करती थी और अगर घर के लिए कोई सामान या फिर किसी चीज की जरूरत होती तो मैं अपने छोटे भाई से मंगवा लिया करती थी। मैं खुश थी कि मैं मम्मी पापा का सहारा बन रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ी, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। मेरा इरादा था कि आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी अच्छे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर दूं, ताकि मेरी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ सके। जब मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हुई तो मैंने वो नौकरी छोड़कर दूसरे स्कूल में नौकरी कर ली थी। ये स्कूल पहले वाले से कुछ बेहतर था। यहाँ पर सीखने के लिए काफी सारी चीजें मौजूद थीं और उसके साथ साथ सैलरी भी अच्छी खासी थी। मैं स्कूल में अपने काम से काम रखती थी क्योंकि मैं मेहनती थी, इसीलिए जल्दी ही प्रिंसिपल की नजरों में भी आ गई। वो मेरे काम को बहुत ही अप्रिशिएट करते थे। बच्चे भी मुझे पसंद करने लगे थे क्योंकि उन्हें पूरे दिल से मैं पढ़ाया करती थी। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं डांटा था, फिर भी वे मेरी पढ़ाई हुई चीजों में दिल लगाकर पढ़ते थे और अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे। स्कूल की इंचार्ज मुझसे बहुत खुश थी, लिहाजा उन्होंने मुझे जल्दी से प्रमोशन दे दिया और मेरी तनख्वाह भी और ज्यादा बढ़ा दी। मैं काफी खुश थी और अपनी पढ़ाई रात के वक्त जारी रखे हुए थी। मेरी किसी से दोस्ती ज्यादा नहीं थी और मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई रहती थी। आप ये क्या सारा दिन काम में डूबी रहती हैं? कुछ खाती पीती भी नहीं हैं? मैं धूप में बैठकर स्कूल के बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वो कोई नौजवान था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे जानती नहीं थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पास में पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा। सारे टीचर्स आसपास बैठे हुए थे और अपने काम में व्यस्त थे। आप कौन हैं? मैंने उलझन से पूछा तो वो हल्का सा हंसने लगा। कमाल है, आप मुझे नहीं पहचानती? मेरा नाम संजय है। स्कूल में नौकरी करते हुए आज मेरा तीसरा दिन है और आप मुझे जानती ही नहीं हैं। वो शरारत से बोला तो मैं चौंक गई। अभी पिछले दिनों ही एक टीचर स्कूल छोड़कर गई थी और उनकी जगह पर ही यहीं आया था। अच्छा, मुझे पता नहीं चला, मैंने धीरे से कहा और फिर उसे बैठने का इशारा किया। वो मुझसे कुछ दूरी पर बैठ गया। मैं दोबारा अपनी कॉपियां चेक करने में मगन हो गई, मगर शायद उसे बोलना कुछ ज्यादा ही पसंद था। काम के दौरान वो लगातार बोलता रहा और अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। वो अपने घर का इकलौता बेटा था, जबकि उसकी बीमार माँ उसके ही सहारे पर रहती थी। उसके पापा का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। उसका कहना था कि उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ इस स्कूल में पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वो इससे भी आगे जाना चाहता है।
मैं खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रही। मुझे उसमें या उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि मेरा काम रुक रहा था। मुझे अभी एक और क्लास की कॉपियां चेक करनी थी। मैं चुपचाप उसकी बातों पर सर हिलाती अपने काम में मगन रही। मुझे नौकरी करते हुए 2-3 साल गुजर चुके थे। मम्मी और पापा को मेरी शादी की फिक्र हो रही थी, जबकि मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अपने मम्मी पापा का सहारा बनकर रहना चाहती थी और यही चाहती थी कि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में भी मदद करूं और उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकूं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि मेरी बहन अब कॉलेज में पहुंच चुकी थी और उसके खर्च भी अब मैं ही उठा रही थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो फिर मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती और मैं अपनी बहन भाइयों का सहारा कैसे बनती। मम्मी और पापा रोज ही मुझे समझाने की कोशिश करते कि बेटियों को ज्यादा देर तक घर पर नहीं बिठाया जा सकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। मम्मी और पापा की नजर में कुछ रिश्ते मौजूद भी थे, लेकिन वे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे लड़के ना तो खास पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। गरीब घर का रिश्ता लाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, और जो लोग आते भी हैं वे इस नियत से आते हैं कि सारी जिंदगी नौकरी करो और लड़के और उसके घर वालों का सहारा बनो। अगर मुझे ही सहारा बनना था तो फिर मैं अपने माँ बाप का ही सहारा क्यों न बनती, अपनी शादी के बाद ससुराल का क्यों बनती। मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरे साथ बिल्कुल मेरे अपने जैसा हो और जिसे मेरी नौकरी की कोई जरूरत ना हो। जब मैंने पापा को अपने मन की ये बात समझाई तो वे समझ गए। मेरी अपनी मर्जी के बिना जबरदस्ती मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी। और एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या बात है मम्मी, क्या कुछ खास मेहमान आ रहे हैं? मैंने किचन में होती हुई खास तैयारी को देखते हुए पूछा। हाँ, आज तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मम्मी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अब ये कौन से रिश्ते वाले थे? हालांकि मैंने मम्मी को अपनी पसंद के बारे में पहले ही सब कुछ बता रखा था। मम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं स्कूल में आज कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। अब ये मेहमानों का झंझट मुझे उलझन देने लगा है। मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मेहमानों के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगी। आप खुद ही इस सब को संभाल लीजिएगा। मैंने मम्मी से कहा तो वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। मगर इस बार तुम्हारी पसंद का रिश्ता आया है बेटी, अभी तुम्हें ऐतराज क्या है? मम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गई। मम्मी, मेरी पसंद का कौन सा रिश्ता आ गया है? मैंने उदासी भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हारे साथ ही स्कूल में कोई संजय नाम का काम करता था? यही नाम है उसका। उसकी माँ ने आज मुझे फोन पर सारी बातें बताई हैं। वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुमसे शादी की इच्छा रखता है। आजकल वो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। मम्मी ने पूरी बात बताई तो मैं हैरान होकर मम्मी को देखने लगी। संजय सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए ही हमारे स्कूल में नौकरी करने आया था। उसे नौकरी छोड़े हुए भी कम से कम 7-8 महीने का अरसा गुजर चुका था और अब उसे मेरी याद आ रही थी। मगर मम्मी, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बिना वजह ही मैं सबकी नजरों में चोर का विषय बन गई थी। न जाने मम्मी क्या मेरे बारे में सोच रही होंगी। मैंने जल्दी से मम्मी को अपनी सफाई दी। हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम उसकी एक तरफा पसंद हो। अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है तो फिर हमें इस रिश्ते पर भला क्या ऐतराज हो सकता है? तुम्हें तो पता है ना कि मैं और तुम्हारे पापा इतनी छोटी सोच नहीं रखते हैं। इसीलिए उसको घर बुलाकर अच्छे से देख लेंगे। अगर सब कुछ ठीक लगा तो हम जरूर तुम्हारी बात आगे बढ़ाएंगे। मम्मी ने बात साफ की तो मेरी समझ में भी सब कुछ आ गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मगर मैं लगातार संजय के बारे में सोच रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कब मैं उसके दिल को पसंद आ गई थी। ना तो उसने कभी अपनी पसंद का इजहार किया था और ना ही मैंने इस बात पर कभी ध्यान दिया था। वो कुछ समय के लिए स्कूल में काम करता रहा था। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। उसे हाँ से ज्यादा कोई जवाब नहीं देती थी। शायद उसे मेरी यही अदा पसंद आ गई थी कि मैं उसे जरा सी भी लिफ्ट नहीं करवाती थी, ना ही बाकी किसी टीचर से ज्यादा
फ्री होती थी। अब तो मेरी किस्मत का फैसला मम्मी और पापा के निर्णय पर ही टिका हुआ था। मम्मी को संजय का रिश्ता पसंद आ गया, क्योंकि उसके आगे पीछे सिवाय एक माँ के और कोई भी नहीं था। वैसे मुझे तो भरे पूरे ससुराल से भी कोई खास ऐतराज नहीं था, और ना ही मम्मी पापा को, लेकिन संजय की शराफत भी मम्मी पापा को बहुत पसंद आई थी। वो हद से ज्यादा शरीफ और अच्छा इंसान था, और एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। मम्मी पापा ने मेरी नौकरी के बारे में भी उससे साफ साफ बात कर ली थी। उससे मेरे काम करने या ना करने का पूरा अधिकार सिर्फ मुझ पर ही छोड़ दिया था। मम्मी और पापा दोनों ही उसकी बातों से बहुत निश्चिंत हो गए थे। वैसे भी वो देखने में अच्छा भला था, और उसकी माँ हद से ज्यादा मासूम और सीधी साधी औरत लग रही थी। मम्मी पापा को अब इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था, और उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं भी संजय को दिल से अपना मान लूं। मुझे भी संजय से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन मम्मी पापा को छोड़कर जाना और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों से अलग हो जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास मुझ पर हावी हो गया। उनके लिए अपनी बेटी को इज्जत और भरोसे के साथ विदा करना सबसे ज्यादा जरूरी था, और मैं अपनी जिंदगी के कारण उनकी खुशी में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मैंने अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखते हुए मम्मी पापा की बात मान ली, और उन्होंने संजय के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपनी कमेटी के पैसे भी जोड़ रखे थे, इसीलिए शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। पापा ने भी कुछ अपने दोस्तों से कर्ज ले लिया था, ताकि मेरी शादी का फर्ज निभा सकें। मैं नहीं चाहती थी कि शादी पर बेवजह हंगामा किया जाए या कोई फिजूल खर्ची हो। इससे मम्मी और पापा परेशान हो जाते। इसलिए मैंने शादी के लिए बहुत ही कम और जरूरी चीजें खरीदी। संजय और उसकी माँ ने ना तो दहेज के नाम पर कोई मांग की थी, और ना ही किसी खास चीज की इच्छा जताई थी। उन्होंने हर मामले में हमारा भरपूर साथ दिया था, और शादी के किसी भी मामले को लेकर हमारे साथ कोई बहस या जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। उन्होंने अपनी तरफ से बारात के लिए भी बहुत कम लोगों को लेकर हमारे घर आए। मम्मी और पापा ने तो पहले ही संजय की शराफत देख ली थी, लेकिन अब तो वे उसकी समझदारी और सलीके के भी कायल हो गए थे। और इस तरह मैं विदा होकर संजय के साथ उसके घर आ गई, जहां एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपने ससुराल में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। शादी से कुछ समय पहले ही मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी घर गृहस्थी पर पूरा ध्यान दूं, और जब जरूरत ही नहीं है तो फिर बिना वजह नौकरी के फिजूल चक्कर में मैं क्यों पड़ूं। मेरी सास का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, और संजय का व्यवहार तो बेहद प्यार भरा था। उसने पहले दिन ही मुझ पर अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। संजय ने बताया कि मुझे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था वो, लेकिन उसने कभी भी मेरे सामने अपनी पसंद का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाए। आज उसने यही फैसला किया कि फिर जब भी सही मौका आएगा वो अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा, और उसने वैसा ही किया। अपने पति के मुंह से उसकी पसंद की बात सुनकर मैं खुशी से निहाल हो गई थी। मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी कि संजय ने मुझे हासिल करने का एक सही और इज्जतदार तरीका अपनाया। अगर वो मुझसे दोस्ती की इच्छा जाहिर करता या मेरे सामने अपनी पसंद का इजहार करता, तो शायद मैं उसे इतनी अहमियत नहीं देती और हमारी मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती। लेकिन उसने जिस समझदारी और सलीके से अपने जज्बातों का इजहार किया, उसने मुझे भी बहुत प्रभावित किया, और इस तरह मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मैंने अपने पति को अपनी मां पर हाथ उठाते हुए देखा। ये दृश्य मेरे लिए बिल्कुल असहनीय था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संजय ऐसा इंसान होगा जो अपनी सगी मां पर हाथ उठा सकता है। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने संजय से इस बारे में बात करने की कोशिश की। अपनी मां पर हाथ उठाना तो दूर की बात, उनसे ऊंची आवाज में बात करना भी गलत है। तुम तो पढ़े लिखे और समझदार हो, माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? लेकिन उसके चेहरे पर
पश्चाताप का एक भी भाव नहीं था। उल्टा वो मुझे ही जवाब देने लगा, मगर उसकी बातों में कोई दम नहीं था। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे अपनी माँ पर हाथ उठाना पड़ा। संजय के पास इसका कोई खास कारण भी नहीं था। उसने कहा, मेरी माँ एक जलील औरत है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसके इन शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। क्या माँ बाप को उनके अनपढ़ या जलील होने की वजह से बेइज्जत किया जा सकता है? मेरे अपने माँ बाप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी के नियम और समझदारी सिखाई थी। माँ बाप के तजुर्बे और कुर्बानियां ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा होती है। ये बात मैं चाहकर भी संजय को नहीं समझा पा रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि संजय को समझाना बेकार है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रखी थी। शायद एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैंने कई बार संजय को समझाने का प्रयास किया और कहा कि आदमी को कभी भी अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसे अपनी माँ की कदर करनी चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। मैंने उसे भगवान का वास्ता देकर भी समझाया और अपने कर्मों के हिसाब से डराया भी। मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा ऐसी कोई गलत हरकत करे। इस हादसे के बाद संजय की इज्जत मेरे दिल में बहुत कम हो गई थी। मैं हर संभव कोशिश कर रही थी कि उसे दोबारा ऐसा कोई मौका ना मिले कि वो अपनी माँ पर हाथ उठाए। मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनकी सेवा में मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मैंने जल्दी ही घर का सारा काम संभाल लिया था। काम करने की तो मुझे शुरू से ही आदत थी। मैं अपने मम्मी पापा का भी बहुत ख्याल रखती थी और अब मेरी सास ही मेरी माँ के जैसी थी। वैसे भी मेरे पति का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरी सारी हमदर्दी अपनी सास के साथ थी। मैंने अपनी सास के व्यवहार पर नजर रखी ताकि जान सकूं कि आखिर मेरे पति उनसे इतना नाराज क्यों रहते हैं, लेकिन मैंने उनके व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं पाई जिसकी वजह से संजय उनके साथ बदतमीजी से पेश आता। मुझे जब भी मौका मिलता मैं संजय को समझाने की कोशिश करती। वक्त के साथ संजय का व्यवहार कुछ बेहतर हो गया। अब वो अपनी माँ से बहुत कम बात करता था और जब बात ही नहीं करता तो फिर मारपीट की नौबत भी नहीं आती थी, लेकिन मैं दिल से उसे माफ नहीं कर पाई थी। वो दृश्य जब भी मुझे याद आता तो मुझे संजय से उलझन सी महसूस होती और मैं चाहती थी कि वो मुझसे दूर रहे। फिर भी मुझे वो हादसा भुलाना पड़ता था। आखिर वो मेरे पति थे और मैं अपने फर्ज से मुंह कैसे मोड़ सकती थी। मैंने इस बात का जिक्र अभी तक अपने मम्मी पापा से नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि अपने पति की गलतियों को सबके सामने लाऊं। वैसे भी मम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया था, इसीलिए मैंने खामोशी और सब्र से अपने पति की इतनी बड़ी गलती बर्दाश्त कर ली और घर का माहौल खुशहाल रखने की कोशिश करती रही। मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। मम्मी, आप भी हमारे साथ आकर चाय पी लीजिए, मैंने कहा और चाय का कप उठाकर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उन्हें मैंने कमरे में उदास बैठा पाया। मैंने उनसे बाहर आने के लिए कहा ताकि वो भी हमारे साथ बैठकर चाय पी सकें। कुछ देर में वो बाहर आ गईं। आज संजय का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी खुशमिजाज अंदाज में बातें कर रहा था। मैं ये देखकर निश्चिंत थी कि आज उसका व्यवहार अपनी माँ के साथ अच्छा है। तभी मेरी सास ने चाय पीते हुए कहा, भगवान जल्दी ही तुम दोनों को औलाद की खुशी दे। मेरी सास की ये बात सुनकर मैं तो खुश हो गई, लेकिन ना जाने क्यों संजय गुस्सा हो गया। क्या हो गया है मम्मी तुम्हें? तुम वही जाहिलों वाली बातें करने लगी हो ना? अभी हम चाहे औलाद करें या ना करें, उससे तुम्हें क्या है? वो बड़ी ही बदतमीजी से बोला था। दरअसल अभी खुद संजय भी औलाद नहीं चाहता था। उसे अपनी माँ की ये बात इस कदर बुरी लगी कि वो तुरंत ही बड़बड़ाने लगा। मुझे तो अपने पोते पोती को गोद में खिलाने की बड़ी इच्छा है। तुम लोग भी इस बारे में कुछ सोच लो। औलाद भला किसको प्यारी नहीं होती है। अपनी सास की बात से मैं भी इत्तेफाक रखती थी। मैं तो बच्चे के लिए तैयार थी। मैं खुद भी यही चाहती थी, मगर संजय इस मामले में काफी जिद्दी था। उसे पहले ठीक से सेटल होना था, तभी वो बच्चों के लिए सोच सकता था। मम्मी जी, आप बस भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हम पर कृपा कर दे। मैंने अपनी बात खत्म करने के लिए कहा तो मेरी सास मुझे आशीर्वाद देने लगी। तुम अपनी दुआएं अपने पास ही रखो मम्मी, बेहतर है।
थोड़ी बहुत भगवान से प्रार्थना अपने लिए भी कर लिया करो। संजय बहुत झुंझलाया हुआ था। चुप हो जाइए आप, क्यों बहस कर रहे हैं? मैंने संजय को रोकने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। जब इसकी अपनी औलाद होगी ना बेटा, तब इसे अकल आएगी और पता चलेगा कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, सब पता चल जाएगा। मेरी सास ने कहा तो संजय आगे बढ़कर अपनी माँ पर चढ़ दौड़ा। तुमने ऐसा क्या कर दिया है मेरे लिए? सारी जिंदगी तरसा के ही रखा है मुझे एक एक चीज के लिए। अब तुम मुझे बदनाम दे रही हो। मुझे पता चल गया है। वो गुस्से से दहाड़ा और मैं तुरंत ही एकदम से झटके से उठी, क्योंकि उसने अचानक अपनी माँ के चेहरे पर मुक्का मारा था और मैं उसे रोक भी ना सकी। मेरी सास का चेहरा बेइज्जती के मारे लाल हो गया था। वो अपने आंसू पीती हुई चुपचाप उठकर अपने कमरे में वापस चली गई, जबकि संजय गुस्से से बाहर निकल गया। ये दूसरी बार था जब उसने मेरे सामने ही अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मैंने उसे कितना समझाया था, मगर उस पर बिल्कुल कोई असर नहीं होता था। उसे शायद इस तरह से मारने की आदत थी, तभी तो उसका हाथ खुद ब खुद उठ जाता था, मगर वो अपनी आदत सुधारने की जरा सी भी कोशिश नहीं करता था। न जाने उसकी ऐसी परवरिश कैसे हुई थी जो वो ये सब कुछ कर रहा था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। भला मेरी सास का कसूर ही क्या था? मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं संजय से आराम से बात नहीं करूंगी, बल्कि उसको साफ साफ बताऊंगी कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस मामले में चुप बनी रही तो खुद भी गुनहगार कहलाऊंगी। संजय जब घर वापस आया तो उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। अरे यार, खाना लगा दो, आज तो मुझे बड़ी भूख लगी है। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं तुरंत ही खाना गर्म करके उसके सामने लाकर रख दिया। तुम भी आ जाओ नंदिनी। उसने खाना शुरू किया तो मुझे यूं ही बैठा देखकर बोला, नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। मैं अपनी सास को पहले खाना खिला चुकी थी। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो हिचकियों के साथ रोते हुए खाना खा रही थी। देखो, जब बेटा 2 वक्त की रोटी खिलाता है तो कैसे बेइज्जत करता है। वो रोती हुई शिकायत कर रही थी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि उनका सामना करूं, मगर मैं उनको खाना खिलाए बिना कैसे सोने देती। आप उन्हें माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप उन्हें कोई बद्दुआ मत दीजिए। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने पति के व्यवहार की माफी मांगी। चल पगली, तू क्यों मुझे शर्मिंदा करती है? तेरा इसमें भला क्या कसूर है? तू तो मेरी बहुत अच्छी बहू है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखेगा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं मुस्कुराकर बर्तन समेटकर जाने लगी। तब से अब तक मैं संजय का इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे माफी मांगने की बजाय वो खाना मंगवाकर खाने में मगन था। संजय, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे अपना फैसला सुनाया तो वो दंग रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? उसने खाने से हाथ रोककर मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ जी के साथ तुम्हारा व्यवहार, बुरा व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मेरी बात समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी हुई है और आदतें इतनी आसानी से नहीं बदली जाती। इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर संजय हैरान हो गया। मैं कोशिश कर तो रहा हूं ना, प्लीज ये बात यहीं खत्म कर दो। तुम क्यों सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई हो? वो खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती हैं। संजय को अपने व्यवहार पर कोई भी पछतावा नहीं था। मुझे लगता था कि अगर कोई अपनी माँ पर जुल्म कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। संजय, जब तुम अपनी माँ पर हाथ उठा सकते हो तो फिर तुम मुझ पर भी हाथ उठा सकते हो। अभी तो तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से को सहने के लिए मौजूद हैं। अगर वो ना रही तो तुम्हारा अगला निशाना मैं ही बनूंगी। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया था कि इस बार मैं पक्के इरादे से कायम रहूंगी और संजय से तो बात करना बिल्कुल बेकार ही लग रहा था। इसीलिए मैं उठकर अपना सामान समेटने लगी। संजय का ऐसा व्यवहार मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं अब और नहीं झेल सकती थी। मुझे माफ कर दो। देखो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है। मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दो। अगर तुम इस तरह से मुझे छोड़कर चली जाओगी
तो क्या मेरा व्यवहार बदल जाएगा? ऐसा करने से तो मैं और भी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। प्लीज मेरी खातिर ना सही, अपनी सास की खातिर ही रुक जाओ। संजय की बातें मुझे अजीब लग रही थी, क्योंकि वो मुझे रोकने के लिए अपनी माँ का सहारा ले रहा था। ये सब मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। देखो, मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा और अपनी माँ से माफी भी मांगूंगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा करना गलत है, मगर मैं अनजाने में ऐसा कर देता हूँ और फिर मेरा अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहता। संजय की बातें सुनकर मैं सच में सोच में पड़ गई। शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था। वैसे भी मैं अपने माँ बाप के घर पर जाकर बैठना नहीं चाहती थी। उन्होंने तो इतनी मुश्किलों से मेरी शादी की थी। अब वापस जाकर उन पर बोझ बनने से बेहतर था कि अपने पति को एक और मौका दे दिया जाए। वैसे भी संजय का व्यवहार मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसने ना तो कभी मुझ पर गुस्सा किया था और ना ही कभी अपना हाथ मुझ पर उठाया था, क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा अपनी माँ पर ही उतार दिया करता था। अपनी माँ की बात सुनकर उसे एकदम ही गुस्सा आ जाया करता था। न जाने वो अपनी माँ के सामने इतना गुस्सा क्यों करता था। मुझे उसके व्यवहार की समझ बिल्कुल भी नहीं आती थी। अगर वो अपनी पत्नी का एहसास और ख्याल रख सकता है, तो फिर माँ को तो अपनी पत्नी से ज्यादा महत्व देना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं करता था। शायद इसके पीछे कोई और वजह थी। मैंने जानने की कोशिश भी की, मगर मुझे कोई ऐसी वजह समझ नहीं आई। मेरी सास अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। उन्होंने यकीनन उसके साथ बचपन में कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा। उनकी परवरिश और शिक्षा में उन्होंने उसका कितना साथ दिया है। फिर भी संजय का व्यवहार मेरे समझ से बाहर था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, मैंने थोड़ा बहुत सोचकर कहा। तो संजय तुरंत उठा और अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे चली गई ताकि मैं देख सकूं कि वो वाकई में अपनी माँ से माफी मांगता भी है या फिर सिर्फ बहाना कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ के सामने माफी मांगने लगा था। मैंने अपने कानों से सुना कि वो माफी मांग रहा है और मेरी सास ने तुरंत उसे माफ भी कर दिया। ये देखकर मुझे खुशी हुई। शायद संजय को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरी सास ने उसे कितनी आसानी से माफ कर दिया था। शायद उनके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत जाग गई। संजय का व्यवहार वाकई में बहुत बदल चुका था। अब वो मेरी सास पर गुस्सा नहीं करता था। मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकल आई और संजय के साथ बैठकर हंसी खुशी बातें भी करती रही। संजय भी उनसे अच्छे से पेश आता और उनका ख्याल भी रखने लगा था। मुझे ये सब देखकर खुशी हुई। अगर मेरे पति के बदलते हुए व्यवहार की वजह मैं थी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो, मेरी वजह से उसका व्यवहार अपनी माँ के साथ बेहतर हो गया था। मैं किसी के लिए खुशी का कारण तो बन रही थी। मैं भी उसकी पहले से ज्यादा सेवा करती थी और अपनी सास का भी बेहद ख्याल रखती। मेरी सास मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती। मेरी शादी को अब 2 साल का समय बीत चुका था। पिछले काफी समय से संजय ने अपनी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी और वो बच्चा होने के बारे में फिर से सोचने लगा था, क्योंकि संजय को ऑफिस की तरफ से अब प्रमोशन भी मिल गया था, जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रहा था। अब वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को तैयार समझ रहा था। मैं अपने घर में खुश और निश्चिंत थी। एक दिन संजय ने मुझे बाहर ले जाकर खाना खिलाने की पेशकश की, तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। संजय, हम माँ जी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, वो अकेले भला घर पर क्या करेंगी। मुझे अपनी सास का ख्याल आया तो मैंने तुरंत संजय से कहा। वो तैयार हो गया। ठीक है, मम्मी से कहो कि वो भी तैयार हो जाएं, मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आता हूँ, उसने कहा। मैं खुशी से अपनी सास के कमरे की तरफ गई। हम सब बहुत ही हंसी खुशी अंदाज में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। मैंने सबसे पहले अपनी सास को प्लेट में खाना निकालने में मदद की थी। हमने अभी खाना शुरू ही किया था कि अचानक खाने की प्लेट मेरी सास के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। हमारे अलावा वहां पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। प्लेट गिरने की आवाज से वहां शोर पैदा हुआ। आसपास बैठे लोग हमारी तरफ एकदम से देखने लगे। मेरी सास कुछ बेइज्जती का शिकार हो गई, जबकि संजय भी शर्मिंदा सा हो गया। खाना सारा फर्श पर इधर उधर बिखर गया था। मैंने तुरंत अपनी सास को तसल्ली दी और प्लेट से गिरा खाना उठाने लगी। मैं कर देता हूँ मैडम, वेटर तुरंत मुझे देखकर बोला और हमारी तरफ लपका। मैं आपको दूसरी प्लेट
बना दूंगी माँ जी, मैंने अपनी सास से कहा। नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, इस औरत को खाना खाने की तमीज ही नहीं है। तुम्हें ही शौक था इसको अपने साथ लाने का, बेइज्जत करवा कर रख दिया है इस बुढ़िया ने। लोगों का ध्यान इधर उधर हुआ तो संजय ने आगे बढ़कर पूरी फुर्ती से अपनी माँ को थप्पड़ दे मारा। मेरी सास इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए वो कुर्सी से नीचे लुढ़क गईं। आसपास के लोग दोबारा हमारी तरफ एकदम से देखने लगे। मैं तो बिल्कुल दहल कर ही रह गई थी। मैंने तुरंत अपनी सास को नीचे से उठाया और वापस कुर्सी पर बैठा दिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से उनका शरीर कांप रहा था। उनकी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत ज्यादा तरस आया और संजय पर बहुत गुस्सा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं रहा, तुम्हें लोगों की फिक्र पड़ी है, मैंने दबे और धीमे शब्दों में कहा। मगर संजय की आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदतमीजी थी। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था और बार बार मन में ख्याल आ रहा था कि भगवान की नजर में संजय बिल्कुल गिर चुका है। मैं जानती थी कि यह हरकत भगवान की नजरों में बहुत बड़ा पाप है और इसका हिसाब उसे एक न एक दिन जरूर चुकाना होगा। हमने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर घर वापस आ गए। मैं अंदर ही अंदर रोती रही। मेरे दिल में दुख था कि मैं अपनी सास को अपने पति के जुल्म से बचा नहीं पाई। संजय का व्यवहार और उसकी बदतमीजी मुझे बहुत दुखी कर रही थी। उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि वो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे, मगर वो अपना गुस्सा और बुरा अंदाज दिखा रहा था। वो कभी भी नहीं सुधरेगा, वो कभी भी अपनी माँ की इज्जत और ख्याल नहीं करेगा और मैं उसे उसकी गलतियों से वाकिफ नहीं करा पाई। मेरे दिल में गम था, मगर मैं जानती थी कि संजय की सोच कभी बदलने वाली नहीं थी। वो अपनी माँ को जलील करता ही रहता था, जबकि वो सबसे बड़ा जलील खुद ही था। उसे आसपास बैठे लोगों की परवाह थी, वो भी अपनी माँ से ज्यादा। मेरी सास घर आते ही अपने बिस्तर में दुबक गईं। मेरे दिल में अजीब सी टूटन हो रही थी। मैं कैसे एक ऐसे इंसान के साथ रह सकती हूँ जो ना सिर्फ अपनी माँ का दुश्मन था, बल्कि मुझे भी एक ऐसी सोच में डुबो रहा था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई थी। अजीब सी बेचैनी मुझे घेर रही थी। शाम का वो नजारा सारी रात मेरे मन में चलता रहा, जबकि संजय के खर्राटे पूरे घर में गूंज रहे थे। माँ जी, उठिए, नाश्ता कर लीजिए। मैं सुबह सवेरे ही उठकर अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर लेकर गई। दरअसल मुझे सारी रात जो शर्मिंदगी थी उसकी वजह से मैं ठीक से नींद ही नहीं आई और मैं तुरंत ही सुबह उठकर उनको तसल्ली देना चाहती थी। अपनी सास को बिना किसी हरकत के पड़े देखकर मैंने दोबारा से आवाज लगाई, मगर उनके वजूद में कोई भी हलचल नहीं हुई। माँ जी, आपको क्या हो गया है? मैंने आगे बढ़कर उनको हिलाया, मगर वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही थी। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चिल्लाने से रोका और भागकर संजय को जगाया। मेरी सास अपने बेटे के हाथों की ये बदतमीजी बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से ही रूठ कर चली गई। मेरा दिल बुरी तरह से परेशान था। मैं तो उनसे माफी भी नहीं मांग सकी और ना ही उन्होंने संजय को भी माफी मांगने का मौका दिया। न जाने सारी रात उन पर क्या बीती होगी। उन्होंने हम में से किसी को भी नहीं उठाया और ना ही अपनी तकलीफ के बारे में कुछ भी बताया था। वो चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गईं। मैं परेशानी से संजय की तरफ देख रही थी कि उसे अपनी माँ की मौत का कितना अफसोस है, मगर मैं उसे देखकर हैरान रह गई कि उसके चेहरे पर ना तो परेशानी थी और ना ही कोई शर्मिंदगी। उसकी आंख से अपनी माँ के लिए एक भी आंसू नहीं निकला, जबकि मैं लगातार आंसू बहा रही थी। इस कदर बेदर्द इंसान के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मम्मी, मैं आपके साथ जाऊंगी। अपनी सास के अंतिम संस्कार और बाकी रस्में पूरी होने के बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। बेटा, संजय को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम उसे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हो? नहीं मम्मी, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। वो अकेला ही काफी है। मैंने मम्मी से कहा तो वो हैरान रह गई। मैंने अपनी माँ को आज तक कोई भी बात नहीं बताई थी। मेरी मम्मी मेरी तरफ गंभीरता से देखते हुए मुझे अपने साथ ले आईं। घर आकर मैंने मम्मी और पापा को संजय के बारे में सब बता दिया कि वो कैसे अपनी माँ पर हाथ उठाता था और उनका देहांत भी उसकी ही वजह से हुआ है। मम्मी और पापा ये सुनकर हैरान थे।
उनके लिए ये बात मान पाना बहुत ही मुश्किल था कि एक बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाए। वो किस कदर बेइज्जत होकर इस दुनिया से विदा हो गई थी। मेरी माँ अफसोस ही करती रह गई, मगर अफसोस करने से भला क्या हो सकता था। मेरे दिल का बोझ भी कम नहीं हो रहा था। काश मैं संजय को समझा सकती, उसे रोक सकती, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। मैं अब अपनी मम्मी पापा के साथ रहने लगी। मैं संजय के सामने ही घर से निकली थी। उसने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। शायद मौका ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं और मम्मी पापा ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, और ना ही वो मेरे माँ बाप के घर पर पलट कर आया था। मुझे संजय से ज्यादा उसकी माँ का दुख था, इसीलिए मैं संजय के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही थी। मैं जब भी उसके बारे में सोचती तो मेरा दिल अजीब से बोझ का शिकार हो जाता। अपनी हालत से बचने के लिए मैं अपने आप को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती। तुम अच्छी तरह से सोच लो नंदिनी, तुमने क्या फैसला करना है? संजय का साथ दोगी या उसे छोड़ दोगी? मम्मी, उस आदमी के साथ रहने का मेरा दिल नहीं करता। वो बड़ा ही बेदर्द इंसान है जो अपनी माँ का नहीं हो सका। वो मेरा क्या होगा? अब उसकी माँ नहीं रही तो यकीनन वो मुझ पर भी अब हाथ उठाएगा। मैं संजय की फितरत को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसीलिए मम्मी पापा से साफ बात की। मम्मी पापा ने भी मुझ पर दबाव नहीं डाला था, और ना ही वो ये चाहते थे कि वो मुझे मजबूर करके दोबारा उसके साथ भेजें। ये तुम्हारा अपना फैसला है, अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करना। हमें तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई ऐतराज नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तुम हम पर बोझ बनकर रह रही हो। मम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उस दिन मैं मम्मी के साथ ही चली आई थी, लिहाजा कोई भारी भरकम सामान अपने साथ नहीं लाई थी। कुछ दिन के बाद मैं अपना जरूरी सामान लेने संजय के घर चली गई। मुझे ये पता नहीं था कि वो उस वक्त घर पर मौजूद होगा या नहीं। मेरे पास दरवाजे की एक एक्स्ट्रा चाबी थी जो उस दिन मैं अपने पर्स में रख लाई थी, इसीलिए मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पापा ने मुझे अपने छोटे भाई के साथ ही भेजा था। मैंने जाने के लिए वो वक्त चुना था जब संजय घर पर मौजूद ना हो। वो उस वक्त ऑफिस में होगा, यही सोचकर मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मगर घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। शायद कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। मैंने सोचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जो नजारा देखा उसने मेरी सांसें ही रोक दी। कमरे में बदबू फैली हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति की हालत ऐसी थी कि जैसे वो कई दिनों से बेहाल पड़ा था। उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और आंखों में मौत सा डर दिख रहा था। उसके वजूद में हल्की जान बाकी थी और आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। न जाने कब से वो पैरालाइज का शिकार था। उसका वजूद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। डर की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने छोटे भाई की आंखों पर हाथ रखा और उसे बाहर लेकर आई। अंदर का नजारा मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैं गहरे सदमे में थी और संजय का अंजाम देखकर मेरा पूरा शरीर कांप गया था। मैंने रोते हुए कांपते हाथों से पापा का नंबर मिलाया। वो इंसान जिसने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, जो इंसानों की इज्जत और भरोसे को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझता था, आज वो खुद ऐसी नरक भरी जिंदगी का शिकार था जैसे भगवान ने उसकी बदतमीजियों का हिसाब उससे ले लिया हो। ये ना सिर्फ उसकी शारीरिक हालत का आईना था, बल्कि उसके दिल की गंदगी और आत्मा की बदहाली को भी साफ जाहिर कर रहा था। मेरे दिल में कोई हमदर्दी या अफसोस नहीं रहा था। मैं जानती थी कि जो इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते यानी अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करे, उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक पत्नी की हैसियत से उसकी बीमारी में उसका साथ देना मेरा फर्ज था। मैंने पापा की मदद से उसकी गंदगी साफ की और उसे अस्पताल पहुंचाया। शायद उस पर अचानक से ये बीमारी हमलावर हुई थी। उसका वजूद एकदम से बिना किसी हरकत का हो गया था। ये वो बदला था जो उसकी बदतमीजियों की वजह से हुआ। हर कर्म का एक नतीजा जरूर होता है और कभी न कभी वो नतीजा इंसान को मिलता ही है। जो इंसान दूसरों के साथ बदसलूकी करता है, आखिरकार वो खुद ऐसे ही नरक भरे अंजाम का सामना करता है। इंसान की मोहब्बत और इज्जत उसकी सबसे बड़ी अच्छाई की वजह होती है
और जो अपनी माँ और अपने रिश्तेदारों की कदर नहीं करता, वो कभी भी जीवन में खुशी और सुकून नहीं पा सकता। मैं अस्पताल में संजय के साथ रही और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। उसका व्यवहार जो उसकी माँ के साथ था, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका था और उसकी सजा बहुत बुरी थी। जो भी लोग ऐसे थे, वे उसकी सजा से सबक हासिल कर सकते थे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और भगवान से माफी भी मांगती रही। मैं उसके लिए भी भगवान से माफी मांगी, क्योंकि वो खुद माफी मांग सके, इसकी ताकत तो भगवान ने उसे छीन ली थी और उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि वो दूसरों के रहमो करम पर आ गया था। अब वो दया की नजर से दूसरों की तरफ देखता, कभी मेरी तरफ, मगर मैं उसे तकलीफ क्यों पहुंचाती? मैं उसका ख्याल रख रही थी। उसकी आंखों में एहसान दिख रहा था। यकीनन यह उसे अंदाजा हो गया था कि यह उसकी माँ के साथ बुरे व्यवहार की सजा थी। अस्पताल में उसकी हालत में बेहतरी तो आई थी, मगर उसकी जान बच नहीं सकी। न जाने कितने दिनों से तो वो भूखा था। जब मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया तो उसे सुकून की सांस आई। आखिरकार वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहकर इस दुनिया से चला गया। मुझे उसकी मौत का अफसोस था, मगर इस बात पर सुकून था कि मैं आखिरी वक्त में उसकी सेवा करती रही और उसके साथ वक्त भी गुजारा था। और मैं भगवान से उसकी मौत के बाद भी उसके लिए माफी मांगती रही। मैंने उसके लिए गरीबों को खाना और कपड़े भी बांटे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, और भगवान से उम्मीद रखी कि वो उसके गुनाहों को माफ करेंगे। लेकिन इसके साथ ही संजय जाते हुए भी मेरे दिल में ये सवाल हमेशा के लिए छोड़ कर गया कि भला वो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता था? इसके पीछे क्या वजह थी, या फिर वो बेवजह ही ऐसा किया करता था? ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।